हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है द डेंटल एजेस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। उसको शुरू करने से पहले एक शायरी से शुरुआत हो तो अच्छी होती है। जो मुस्कुराते हैं उसे दर्द ने पाला होगा, जो चलते हैं उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसे दिए में तो उजाला होगा। तो आज शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। उससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स पे आपको होम्योस्टैसिस और बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ाया था। आज सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को शुरू करने से पहले हम पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और उसमें क्या कंपोजिशंस रहते हैं। ठीक है, तो ये ना जो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है ये बहुत पार्ट्स में आएंगे। ठीक है, आज इस पार्ट में आपको हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे और एट लास्ट में हम सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे कि क्या किस तरह से क्लासीफाई किया गया है जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि सेल क्या है। ठीक है, सेल क्या है हमने बहुत पढ़ा है, जब छोटे थे तब भी पढ़ा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ठीक है, हमने इस बारे में बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो आज समझेंगे कि कैसे। ठीक है, स्ट्रक्चर यूनिट कैसे। ठीक है, अब जैसे कि बिल्डिंग बन रहा हो, कोई जो बिल्डिंग बनता है उसका ढांचा ईंट होता है ना, तो यहाँ पे भी जो हमारा बॉडी ह्यूमन बॉडी है उसका ढांचा है सेल। समझ आ गया। और ये तो स्ट्रक्चर बता दिया, ढांचा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फंक्शन क्या है। अब आप बताओ, जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, मान के चलो जो हमारा नॉर्मल जो ह्यूमन रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें भी देखो सेल्यूलर लेवल पे देखना गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं, डिफ्यूजन हो रहा है। आपने है ना इस बारे में पढ़ा होगा कि एल्वियोलाई में डिफ्यूजन होता है जिस कारण गैसियस एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के फिर एल्वियोलाई की तरफ जाके फिर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन होता है। ठीक है, डाइजेशन में भी आपने सुना है जो फैट्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन सब सेल्यूलर लेवल पे ही है। तो सिर्फ वो ढांचा का काम ही नहीं करता। ठीक है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें फंक्शन में भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। समझ आ गया आपको। अब बारी आती है सेल के अंदर, जो सेल का पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली कुछ नहीं है। सेल मेम्ब्रेन एक क्या है, एक प्रोटेक्टिव शीट है। क्या है, एक प्रोटेक्टिव शीट है। समझ आया आपको। प्रोटेक्टिव शीट क्या करता है, वो हमारे जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी को कवर करता है। ठीक है, हमारे जो पूरे सेल बॉडी उसको कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है बाहर फॉरेन पार्टिकल्स से। ठीक है ना, और भी बहुत सारे उसके फंक्शंस है, उसके बारे में भी हम लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब उसके 2 नाम है, इसमें पूरा लिख देता हूं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग द सेल बॉडी, है ना, ये पूरा लिख दिया। ठीक है, अब इसके 2 नाम हैं, एक नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको समझ आ गया कि क्या है। ठीक है, अब मान के चलो ये सेल मेम्ब्रेन है, मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड रहेगा वो कौन सा फ्लूइड होगा, पढ़ा है आपने, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड रहेगा, मतलब सेल बॉडी में जो फ्लूइड रहेगा वो रहेगा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड रहेगा वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मैंने आपको इसके बारे में जो डिफरेंस है उसका भी वीडियो बनाया है, जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें ये वीडियो बना हुआ है कि ईसीएफ और आईसीएफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल है वो, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि उस मतलब सारे जो भी सब्सटेंस है सबको वो, ठीक है, ईसीएफ में या फिर आईसीएफ में जो भी मतलब सारे सब्सटेंस को वो अंदर बाहर मतलब जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। कुछ कुछ सब्सटेंस है उसको अंदर जाने देंगे, कुछ कुछ सब्सटेंस है उसी को मतलब बाहर जाने देंगे। मतलब एक हिसाब से सब सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने का कोई अलाउ नहीं है, ठीक है। और मतलब जैसे होता है कि जो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आप बाद में पढ़ोगे, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड से फॉर्मेशन है, जो सेल मेम्ब्रेन तो बाइलिपिड लेयर होता है, वो पढ़ोगे, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसमें पढ़ोगे, जो बाइलिपिड लेयर होता है। तो कौन से सब्सटेंस हमारे आराम से जा सकते हैं, परमिएबल है, कौन से सब्सटेंस नहीं है, वो भी पढ़ोगे। वो पढ़ोगे तभी आपको, जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप पढ़ोगे तभी तो समझोगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन में, क्या क्या मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसके कंपोजिशंस क्या है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ही आपको अगर पता नहीं होगा तो आप ही बताओ ट्रांसपोर्ट आप कैसे समझ पाओगे, ठीक है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कैसे समझ पाओगे जब आपको पता ही नहीं कि भाई सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। तो बेसिक से पकड़ते हैं बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि भाई मैं सामने वालों को ऐसे देखता हूँ कि भाई मतलब आपको है नॉलेज, पर आपको मतलब पूरा बेसिक क्लियर करवा के फिर आपको मतलब एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे, पहली बात। और दूसरी बात, आपको समझ आए, कि ऐसा समझ आए कि आप भूलो ही ना, ठीक है ना। चलो, तो सेल मेम्ब्रेन तो है सेमी परमिएबल, जो है ना सेमी परमिएबल होता है कि सारा सब्सटेंस को अलाउ नहीं करते, ठीक है। और अब सेल मेम्ब्रेन का आता है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन में पहला होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन हमेशा याद रखना ये अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स का सिंबल है, ठीक है। ये जो है सिंबल है अप्रोक्स का सिंबल है, अप्रोक्स है ना, अप्रोक्सीमेटली मतलब अंदाज़ा, गारंटी नहीं है, मतलब इतना डिट्टू हिसाब नहीं है, कि अप्रोक्स मतलब अंदाजा 55% ही होता है जो प्रोटीन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन में मेन सबसे जो मुख्य है वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, कितना, अप्रोक्स 55%। अब प्रोटीन होता है दो टाइप्स के, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल, दूसरा है पेरीफेरल, पेरीफेरल, ठीक है। अब मैं एक सेल में आपने 11th में तो पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मैं बाद में भी फिर से पढ़ाऊंगा इसको, एक बार मतलब रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कैसा रहता है, जो हमारा लिपिड लेयर होता है, ठीक है, वो ऐसा रहता है, आई थिंक, है ना, कुछ ऐसे बाइलिपिड लेयर होता है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक टेल है ना, हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है ना। अब इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या है, वो सेल के अंदर धंसे हुए रहते हैं, मतलब वो सेल के आर पार होते हैं पूरे, ये ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन्स है। और पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या है, जो या तो सेल के बाहर की तरफ रहेगा या तो अंदर की तरफ रहेगा, मतलब इस स्ट्रक्चर में रहेगा, ये तो सेल के अंदर की तरफ जो हम इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन्स कहते हैं, या तो सेल की बाहर की तरफ जो हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन्स कहते हैं। समझ आ गया मेरी बात। तो ये पूछ देता हूँ, आपका ये कंसेप्ट क्लियर ही हो गया होगा, है ना, इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब रही बात है ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, फिक्सिंग तो होगा ये, ऐसा तो भाई फिर तो भाई किसी भी फोर्स से वो टूट जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, पर ये एक फिक्सिंग कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड में फिक्सिंग कैसे रहता है ये, ठीक है। फिक्सिंग रहता है, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो फिक्स रहता है हमारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से और वैंडरवाल्स फोर्स से, वैंडरवाल्स फोर्स से, ठीक है। वैंडरवाल्स जो फोर्स होता है, अरे वैंडरवाल्स फोर्स से क्या होता है, हमारे जो मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं। मैं एक पॉइंट बोला हूँ, मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। पर पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होता है वो कैसे फिक्स रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं हमारे
ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और हमारे रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये मैंने एक बात बोला कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वैन डर वाल्स फोर्स से मतलब द्वारा मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं, पर जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो ये जो तीन मैंने बताए हैं फोर्सेस, इनसे जुड़े हुए रहते हैं, पर वो लूजली बॉन्डेड रहते हैं। बॉन्डेड याद रखना, ये मजबूती से होते हैं, ये लूजली होते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर तो मैंने बताया कि इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या आर पार रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के पूरा, पर पेरिफेरल प्रोटीन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटरसेलुलर क्या है, जो अंदर की तरफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, जो बाहर की तरफ है, ठीक है। चलो अब आ जाता है आपके लिपिड्स। अब लिपिड्स में कितना है, लिपिड्स है अप्रोक्सीमेटली 40% लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब लिपिड्स में कौन से होते हैं, एक है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी पॉइंट लिख देता हूँ, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, थोड़ा मार्क भी कर दूँ, दिखने में अच्छा लगेगा थोड़ा, हाँ, फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड कितना पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है आपके अप्रोक्स 25% आपके फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है। कितना होता है, 25% फॉस्फोलिपिड होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या शब्द बता दिया, फॉस्फोलिपिड, ये क्या है, किसी मतलब जिनको फॉस्फोलिपिड का भी नहीं पता, मैं वो बता देता हूँ। फॉस्फोलिपिड ये होता है, जैसे मैं आपको ये स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए एकदम आसान भाषा में। आपने तो ये सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड लेयर पढ़ा है, वो लिपिड का बाई लिपिड लेयर में कैसा स्ट्रक्चर होता है ना, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है ना। अब हाइड्रोफिलिक एंड में क्या पाया जाते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड में फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल मतलब अल्कोहल ग्रुप है ना। तो जो फॉस्फोलिपिड का मतलब है कि फॉस्फेट और लिपिड, ठीक है, पाया जाएगा ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ, ग्लिसरॉल बैकबोन रहेगा और फॉस्फेट और जो फैटी एसिड्स होगा वो जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। मतलब एकदम सिंपल भाषा में बोल के दिया, किताबों की डेफिनेशन की जो भाषा वो तो ठीक है, पर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि उसमें एक अल्कोहल ग्रुप जिसमें ये ग्लिसरॉल है और प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी, मतलब फॉस्फेट ग्रुप भी रहेगा और एक लिपिड ग्रुप भी मतलब फैटी एसिड ग्रुप भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि ग्लिसरॉल जो यहाँ पे है दो एंड है, एक एंड से सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो जुड़ा हुआ है, दूसरे एंड से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। अब बोलोगे सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेट का मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज जो सैचुरेटेड है वो सीधा है बिल्कुल, ठीक है, वो एकदम सीधा है ना। अब जो अनसैचुरेटेड है उसमें देखो टेढ़ा क्यों है वो, क्योंकि जो टेढ़ा वाला जगह है उसमें डबल बॉन्ड हुआ है, जिस कारण वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। तो ये आपके फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड आप जो पढ़ाए होगा कि भाई जो लिपिड लेयर होता है वो बाइलिपिड होता है ना, दोनों दिशाओं में लिपिड पाए जाएंगे, एक तो ऐसे होंगे लिपिड, दूसरे नीचे से होंगे लिपिड, ठीक है। तो हम फॉस्फोलिपिड को दो लेयर में मतलब भाग करेंगे कि आउटर लेयर, दूसरे इनर लेयर, ठीक है। ये आउटर है, ये इनर है, ठीक है, ये आउटर है और इनर है, ठीक है। अब आउटर में क्या क्या, अब आउटर लेयर में कौन से फॉस्फोलिपिड होते हैं लिख लो, ये थोड़ा पॉइंट है, ये लिख लो। आउटर में कौन से फॉस्फोलिपिड होते हैं ये लिख लो। ये होते हैं, पहला तो होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, आउटर लेयर में ज़्यादातर ये फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, और है स्पिंगोमाइलिन, ठीक है ना। तो आउटर लेयर में ये फॉस्फोलिपिड के लेयर पाए, मतलब ये फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। और इनर में कौन से होते हैं मैं आपको बताऊँ। अब इनर में कौन से होंगे, इनर में है ना, इनर में कौन से होंगे, ठीक है। इनर में होंगे, लिख लो, ये एक है
फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमाइन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमाइन, ठीक है। दूसरा होगा फॉस्फेटिडाइल सेरीन, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, फॉस्फेटिडाइल इनोसाइटल, ठीक है। ये तीन चीज़ें ये रटना होगा थोड़ा, ठीक है, कि भाई आउटर लेयर में ये इस टाइप के फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं और इनर लेयर पे, इनर फॉस्फोलिपिड लेयर में इस टाइप के फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्टेरॉल। देखो अब है बारी आती है कोलेस्टेरॉल की। कोलेस्टेरॉल क्या होता है, कोलेस्टेरॉल दोनों लेयर पे मतलब आउटर में भी होता है, इनर में भी होता है। और वो क्या होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, 13% पहले तो वो 13% एक्वायर करता है और वो हमारे आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों पे पाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों पे पाए जाएंगे, ठीक है, बोथ लेयर्स है ना, बोथ लेयर्स, और ठीक है। और क्या होता है, वो मेन फंक्शन क्या है, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ठीक है, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी वो बढ़ाता है। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है अदर लिपिड्स, ठीक है, अदर लिपिड्स, अदर लिपिड्स, अदर लिपिड्स कितना होता है, अदर लिपिड्स हमारे होते हैं 4%, ठीक है, 4% अदर लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये अप्रोक्सीमेट हिसाब है, ठीक है ना, एकदम करेक्ट वैल्यू कभी नहीं होता है ये सब, ये अप्रोक्सीमेट हिसाब है, ठीक है। अब कुछ पाया जाता है, एक है लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस, दूसरा है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, लिपिड सोल्यूबल, ठीक है, दूसरा है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो लिपिड सोल्यूबल कौन से होते हैं, ये है ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, स्टीरॉयड हार्मोन होता है, ये तो आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है, ये आराम से पास हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड ही होता है, तो ये आराम से पास हो जाता है, आराम से परमिएबल हो जाता है वो, ठीक है। अब बारी आती है आपके वाटर सोल्यूबल की, ठीक है, बारी आती है आपकी किसके, वाटर सोल्यूबल की। अब वाटर सोल्यूबल क्या है, वाटर सोल्यूबल तो लिपिड लेयर से आसानी से पास नहीं होगा, क्योंकि भाई वो तो लिपिड है। अब लिपिड कैसे, लिपिड है और वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, वो कैसे पास होंगे, ठीक है। अब जैसे कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होता है हमारे सोडियम, क्लोराइड, आयन, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, और खुद ही H2O, वाटर, खुद ही वाटर है। वो कैसे पास होंगे, वो पास होंगे हमारे चैनल से, चैनल प्रोटीन से, चैनल पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन चैनल, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ना मैक्सिमम, जो आपने अभी बोला, जो सेल में धंसे हुए रहते हैं, मतलब पूरा है ना आर पार हुए रहते हैं, उसी प्रोटीन से होता है, ठीक है। तो एक है चैनल प्रोटीन, एक है चैनल प्रोटीन होता है, पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स से भी पास होता है। और जैसे कि एक्वापोरिन, एक्वापोरिन आपने सुना होगा, एक्वापोरिन है ना, ग्लूकोज में जैसे ग्लूट ट्रांसपोर्टर है ना, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक है लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के, ताकि आपको समझ आए कि हाँ लिपिड सोल्यूबल कौन सा, वाटर सोल्यूबल कौन सा है, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ सेल मेम्ब्रेन को क्यों हम सेमी परमिएबल कह रहे हैं, समझ आ गया। अब बारी आती है हमारे लास्ट कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोजिशन में और एक आया लास्ट क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, एक है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, एक है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा है हमारा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है ना, मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और लिपिड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट में ये मतलब कार्बोहाइड्रेट में कंपोजिशन है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे, तब समझेंगे इसको कि क्या फंक्शन है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है
जिसका नाम है मास रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, मास रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्रोटीन टू लिपिड रेशियो होता है, प्रोटीन टू लिपिड रेशियो जो होता है वो हमारे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रोटीन टू लिपिड रेशियो जो पाया जाते हैं वो है 1:1, 1:1। ठीक है, जिसको अच्छे से समझना, 1:1 मतलब अब 1 ही पकड़ लो, 1.0 पकड़ लो, है ना, 1:1 का मतलब क्या, 1.0, है ना। अब रेशियो मैक्सिमम कब रहता है, रेशियो मैक्सिमम कहाँ रहता है, एक मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, है ना, एक ऑर्डर में लिखूंगा मैं। रेशियो मैक्सिमम कहाँ कहाँ रहता है, पहले रहता है हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसमें हमारा जो रेशियो वो निकाल के जब निकालते हैं वो आता है 3.2। रेशियो निकालने के बाद जो वैल्यू है वो है 3.2। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद होता है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कितना पाया जाता है 2.0। उसके बाद हमारा आता है इनर आ गया। अब यहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, कितना होता है इसमें होता है हमारा 1:1, मतलब 1.1, सॉरी। ठीक है, अब रेशियो मिनिमम कहाँ रहता है, रेशियो मिनिमम रहता है हमारे, पहले तो माइलिन शीट में, माइलिन पढ़ा होगा ना, माइलिन शीट कितना होता है 0.23। ठीक है, उसके बाद था हमारा माउस लीवर सेल कितना होता है वो 0.85। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे ह्यूमन इरिथ्रोसाइट है उसमें कितना होता है, रेशियो इज 1.1। ये याद रखना अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो ये मास रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना थोड़ा। ठीक है, अब बारी आती है दूसरा पॉइंट, दूसरा है कि थिकनेस कितना है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, थिकनेस कितना है हमारा सेल मेम्ब्रेन का, ये मैं यहाँ पे ऐसे बना के बोल देता हूँ कि थिकनेस कितना है। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस है, वो थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फिर बोलोगे कि सर थिकनेस ऑफ, आपने कार्बोहाइड्रेट के नीचे लिखा तो कार्बोहाइड्रेट का ही होगा थिकनेस, है कितना होएगा वो 75 to 111 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ आ गया, ये हमारा थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मैं कहीं और ही उठा कर डाल देता हूँ, वरना बोलोगे कि सर ये आपने कार्बोहाइड्रेट के नीचे क्यों लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कितना है, 75 to 111 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपका सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन खत्म होता है। ठीक है, तो अब आपकी बारी आती है आपके फेमस जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से भी लिखा है, देख लो आप लोग कि मास टू, है ना, जो रेशियो अब डिफर कैसे करता है, रेशियो इज मैक्सिमम, कहाँ कहाँ मैक्सिमम है, ठीक है, और कहाँ कहाँ मिनिमम है। ठीक है, मैंने अभी फिर से लिख दिया, है ना, कोई बात नहीं। चलो अब हम पढ़ते हैं आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, समझा। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, S.J. सिंगर एंड G.L. निकलसन। ठीक है, इन्होंने मतलब फ्लूइड मोजाइक मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या है, यहाँ पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, दो शब्द आते हैं, एक है फ्लूइड, दूसरे मोजाइक। मतलब क्या है फ्लूइड का मतलब, ये है जो सेल मेम्ब्रेन है वो ठोस नहीं है, इट इज नॉट ए सॉलिड। ठीक है, वो तरल है। ठीक है, जो फ्लूइड, हमारा जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में जो सेल मेम्ब्रेन का डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है, वो तरल है। ठीक है, वो तरल है, मतलब फ्लूइड है, मूवमेंट जिसमें मतलब
प्रोटीन्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फ्लूइड है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। और मोज़ेक का मतलब क्या है, एक पैटर्न है वो, ठीक है ना, एक पैटर्न है। जैसे अलग अलग रंग के जो टाइल्स होते हैं ना, उसको एक मतलब अगर डाल दे तो एक पैटर्न में आ जाता है। तो वही बात है, जो मेम्ब्रेन है उसमें अलग अलग प्रोटीन्स बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मोज़ेक का ये मतलब निकाल देते हैं, तो ये इसलिए इसका नाम दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो एनालॉजी है, एक क्लासिकल एनालॉजी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये क्लासिकल एनालॉजी है। क्लासिकल एनालॉजी वो क्या है? क्लासिकल एनालॉजी ये है जो प्रोटीन्स लिपिड के समुंदर में, कितना अच्छे से बताया गया है ना, प्रोटीन्स लिपिड के समुंदर में तैरते हुए, ठीक है, प्रोटीन्स लिपिड के समुंदर में तैरते हुए बर्फ की पहाड़ों की तरह है। प्रोटीन्स लिपिड के समुंदर में तैरते हुए बर्फ की पहाड़ों की तरह है, ठीक है। मतलब क्या बताया गया कि आइसबर्ग्स, ठीक है, आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन ए सी ऑफ लिपिड्स। इसमें आइसबर्ग किसको बोला गया? इसमें आइसबर्ग बोला गया प्रोटीन्स को, ठीक है। मतलब प्रोटीन्स लिपिड के समुद्र में तैरते हुए बर्फ की पहाड़ों की तरह है। ये क्लासिकल एनालॉजी है, ठीक है, कि यहाँ पे कैसे इसको दर्शाया गया है, ठीक है। अब बारी आती है इसका स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में देखो, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं आपको आसान समझा देता हूँ कि ये क्या है। ये हमारा लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, बाइलेयर ऑफ लिपिड, ठीक है, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जिसमें ये हाँ यहाँ पे देता हूँ, ये जो है ये हमारा हाइड्रो क्या है, हाइड्रो क्या, हाइड्रोफिलिक, नॉट हाइड्रोफोबिक मत बोल देना, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, फिलिक हेड है। तब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? जो पानी से दोस्ती बनाए रखते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो पानी से दोस्ती बनाए रखते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे हाइड्रोफिलिक हेड? ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन के अगर अंदर हुआ तो आईसीएफ है, हमारा इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ फेस करके रहेगा। आप देख रहे हो ना, ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है, ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है सारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ ये कर रहे हैं, और दूसरा देखो कि आप इंटरसेलुलर फ्लूइड की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक हेड, और ये हमारा हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है जो ये फैटी एसिड है। आपको तो अभी आपको बताया था कि एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड का टेल है। ये हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरते, तभी देखना सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल सेंटर की तरफ है, ये देख रहे हो ना, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल सेंटर की तरफ है ये, ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, ओके। और जो ये जो हेड है ये पोलर होते हैं, ये जो हेड है ये पोलर होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। चलो समझ गया। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होता है? एक तो लिपिड होता है, अभी आपको पढ़ाया था लिपिड क्या है, बाइलेयर्ड होते हैं, पहले तो आधे बोला बाइलेयर्ड होते हैं। दूसरा क्या है, फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है, अदर लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। अब लिपिड में अभी आपको ने बताया कि क्या होता है, फॉस्फोलिपिड लेयर। अब ये जो मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड है ना, ये फॉस्फोलिपिड बताया, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। तो फॉस्फोलिपिड में जो फॉस्फोलिपिड है उसमें क्या है, एक तरफ आपको हाइड्रोफिलिक दिखेगा, हाइड्रोफिलिक हेड है, दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। अब देखो, जो अभी मैंने बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो आईसीएफ मतलब साइटोप्लाज्म मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड की तरफ और किसी की तरफ फेस करके रखता है, और जो टेल है वो क्योंकि पानी से दूर भागता है तो सेंटर की तरफ रहता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड के बीच में पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी देखो, ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड के बीच में पाया क्या, ये कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड के बीच में पाया जाएगा, पैक्ड रहेगा, और ये क्या करेगा, हमारी मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी करेगा, है ना, हमारे जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बरकरार रखेगा जो कोलेस्ट्रॉल है,
मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, बरकरार रखता है स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि क्या क्या होता है, कि इंटीग्रल होते हैं, दूसरा पेरिफेरल होता है। इंटीग्रल मतलब पूरा धसा हुआ आर पार, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल प्रोटीन्स में कौन से प्रोटीन्स होते हैं ये लिख लो, कौन से इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये लिख लो, ये एक बार नोट डाउन कर लो प्लीज, ठीक है। पहला तो है हमारा सेल एडेशन प्रोटीन, सेल एडेशन प्रोटीन, सेल जंक्शन प्रोटीन, सेल एडेशन प्रोटीन, सेल जंक्शन प्रोटीन, ठीक है। कैरियर प्रोटीन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जब पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कैरियर प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके चैनल प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका हार्मोन रिसेप्टर, उसके बाद आपका एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स, ओके। अब आती है हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स की। पेरिफेरल प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, आपको पढ़ाया था। जो बाहर की तरफ रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पेरिफेरल प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। अब आती है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। एक इंट्रासेल्यूलर और दूसरा आता हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। अब इंट्रासेल्यूलर का मतलब अभी बताया था, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इनर साइड की तरफ। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ, आउटर साइड की तरफ, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर में कौन से मतलब पाए जाते हैं प्रोटीन्स। एग्जाम्पल में जैसे आता है पहले रिसेप्टर्स आते हैं कुछ, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स में होता है। अब एक्स्ट्रासेल्युलर में कौन सा होता है, एक्स्ट्रासेल्युलर में एंटीजेंस पाए जाते हैं, एंटीजेंस बाइंडिंग के लिए, ठीक है। एडेशन प्रोटीन रहता है और सम एंजाइम्स रहता है। अब बोलो सर एंटीजेंस हमारे, भाई नॉर्मल सी बात है, एंटीजन भी प्रोटीन मोलिक्यूल ही होता है। जब आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा होगा, एंटीजन भी प्रोटीन मोलिक्यूल ही बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ही रहेगा ना, वो रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, तभी तो होगा काम, शुरू होगा इम्यूनिटी। फिर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो अब इम्यूनिटी के चैप्टर में चलेंगे हम, ठीक है। तो एंटीजेंस भी प्रोटीन मोलिक्यूल हो, तो वो कहाँ बाहर ही पाया जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर है तभी, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना, ओके। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अभी आपको पढ़ाया था ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। अब इसका हम फंक्शन बताएंगे कि फंक्शन क्या है। मैंने जो बोला था कि बाद में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, जो कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है। बेसिकली क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बेसिकली जो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन में है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और वो जो नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस होता है उसको अलाउ नहीं करता सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स खुद ही नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को अलाउ नहीं कर पा रहा तब, ठीक है। एक ये फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन ये है, ये मान लो एक सेल है और दूसरा ये सेल है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे सेल के लेयर को कवर करते हैं। उस एक टर्म होता है ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, ग्लाइकोकैलिक्स एक टर्म होता है, मैं लिख देता हूँ। ग्लाइकोकैलिक मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को, ग्लाइकोकैलिक्स, जो सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है, उसको हम, वो पार्ट को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है, जो नेवर वाला जो सेल रहेगा ना, जो नेवर सेल, मान लो ये सेल, इसका जो नेवर सेल रहेगा इससे जुड़ा रहेगा बाय टाइट जंक्शन, मतलब ये फिक्सेशन के काम आता है, ठीक है सर। सेल टू सेल फिक्स रखने के लिए ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट काम आता है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब बारी आती है आपकी फंक्शन की। फंक्शन
ठीक है। फंक्शन में क्या है, पहली बात है प्रोटेक्टिव फंक्शन, नॉर्मली बात है प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे कि अंदर के ऑर्गेनिल्स और साइटोप्लाज्म को है ना प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा है सिलेक्टिव परमिबिलिटी, अभी जो मैंने आपको बताया था कि वो सेमी परमिएबल है, ठीक है। जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस उसको अलाउ नहीं कर पाते, लिपिड के थ्रू नहीं जा पाएंगे, उसके लिए अलग से चैनल्स रहेंगे, प्रोटीन्स पोर्स रहेंगे, ट्रांसपोर्टर्स रहेंगे, ठीक है। और दूसरे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन का मतलब क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स है हैं सेल, क्योंकि अब जो न्यूट्रिएंट्स जो बन रहा है हमारे शरीर में वो सेल में कैसे जाएगा, सेल मेम्ब्रेन की तरह, मतलब सेल मेम्ब्रेन की मदद से ही जाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स अंदर लेना और वेस्ट मटेरियल्स है जो बाहर निकालना वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब सेल मेम्ब्रेन की मदद से ही होता है, ठीक है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर लेना, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा ना, रेस्पिरेशन टिश्यूज में जाते हैं तो जो हमारे जो ऑक्सीजन टिश्यूज में गए हैं आरबीसी के द्वारा, तो वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है ना। तो सेल्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन घुसता है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है ना। और तीसरा है शेप एंड साइज, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे जो सेल बॉडी का जो या फिर जो सेल है उसका साइज और शेप मेंटेन करके भी रखता है, ठीक है। ये आपके हो गए फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का क्या मतलब बताया, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का मतलब क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो कितना फ्लूइड होता है, वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कुछ मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ज़्यादा फ्लूइडिटी होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन से वो नॉर्मल फ्लूइड होते हैं, कैसे, कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना। एक तो लिपिड का फैक्टर रहेगा, ठीक है। अब लिपिड किस पे डिपेंड रहेगा, लिपिड डिपेंड रहेगा हमारे टेम्परेचर पर, ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड होगा है ना, लिपिड रहेगा हमारे टेम्परेचर पर। दूसरा हमारा होता है फैटी एसिड का असर, ठीक है। तीसरा होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल का असर जो बफर रोल प्ले करता है, ठीक है। अब टेम्परेचर का असर क्या होता है मैं बताता हूँ, टेम्परेचर का असर क्या होता है। टेम्परेचर का होता है जो हमारे जो अब बात ये है, जो टेम्परेचर बढ़ने से फ्लूइडिटी बढ़ती है, ठीक है सर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो हमारा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी भी होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लूइडिटी इंक्रीज हो गया, इससे क्या होता है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड बोला था ना अभी बाइलेयर्ड, उसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है ना, फॉस्फोलिपिड लेयर उसमें जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है ना, हाइड्रोफोबिक जो टेल्स है, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक लिख देता हूँ, हाइड्रोफोबिक जो टेल्स है जो वो ऑर्डर्ड फॉर्म में था, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में तो होएगा ना, जो ऑर्डर्ड फॉर्म में था वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में चला जाता है, डिसऑर्डर्ड हो जाता है, वो डिसऑर्डर हो जाए जिसके कारण, ठीक है, तो फ्लूइडिटी बढ़ जाता है, ठीक है। अब आता है एक टर्म ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब यही है कि वो टेम्परेचर जिस पे जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड हो गया। मान के चलो, मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई वैल्यू रटना नहीं है। मान के चलो जो सेल मेम्ब्रेन है हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस में जो हाइड्रोफोबिक जो उसका टेल्स है वो ऑर्डर से डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं जा रहा है, पर जब भी मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 102 डिग्री या 110 डिग्री मतलब कर दिया, मान के लो 110 डिग्री कर दिया, तो जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो ऑर्डर्ड फॉर्म से डिसऑर्डर फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो उसी जो है 110 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिससे क्या मतलब जो क्या होता है, हमारे जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो जो ऑर्डर्ड फॉर्म है वो डिसऑर्डर फॉर्म में चला गया, ठीक है। उसको हम मतलब क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा फैटी एसिड्स का असर। फैटी एसिड्स का असर कैसे पड़ता है, ठीक है। फैटी एसिड में मैंने भी आपने भी पढ़ा होगा ना, फॉस्फोलिपिड में दो फैटी एसिड पाए जाते हैं, कि अनसैचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, दूसरा है हमारा सैचुरेटेड, ठीक है। अब अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, ठीक है, तो फ्लूइडिटी ज्यादा होता है। इफ अनसैचुरेटेड फैटी अगर ज्यादा हुआ तो जिसके कारण क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा, और इसकी उल्टा होता है, मान लो सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर ज्यादा रहा तो फ्लूइडिटी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कोलेस्ट्रॉल का बफर रोल। अब ये क्या करता है, ये होता है थोड़ा ये काम करता है उल्टा,
जैसे कि मान के चलो अगर जो टेम्परेचर है, मान के जो टेम्परेचर है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम है, अभी जो ट्रांजिशन टेम्परेचर को आपको बताया था ना, अब जो मैंने टेम्परेचर दिया है मान के चलो 110 डिग्री है ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसमें क्या होता है जो हाइड्रोफोबिक जो हमारा जो टेल है वो ऑर्डर से डिसऑर्डर फॉर्म में चला जाता है 110 डिग्री। ठीक है, अब मैंने 110 से कम दिया, 100 डिग्री दिया, मतलब मेरा जो ट्रांजिशन टेम्परेचर से मैंने कम डिग्री दिया। ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम हो, ट्रांजिशन मतलब टीएम वैल्यू से अगर मैंने टेम्परेचर कम दिया है ना, लिख ही देता हूँ, ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर इज लेस देन, ठीक है, लेस देन ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज फ्लूइडिटी, ठीक है। देखो ट्रांजिशन टेम्परेचर कम है तो फ्लूइडिटी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। अब अगर टेम्परेचर मैंने ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा दिया तो ये उल्टा काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, डिक्रीजेस फ्लूइडिटी। समझ आया, डिक्रीजेस फ्लूइडिटी। तो ये हमारा जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का कंसेप्ट है, ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का कंसेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मतलब इंजुरी, सेल मेम्ब्रेन का इंजुरी। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का जो इंजुरी होता है वो दो पार्ट में होता है, एक है माइक्रो इंजुरी, दूसरा है मैक्रो इंजुरी। माइक्रो इंजुरी कैसे होता है, माइक्रो इंजुरी अगर माइक्रोनिडल से, जो माइक्रोनिडल्स होते हैं आजकल तो यूज होते हैं माइक्रोनिडल, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रोनिडल से मान के चलो सेल में, हम यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे माइक्रोनिडल का इंजेक्ट किया तो ये सेल मेम्ब्रेन में गैप आ गया। अब जो ये माइक्रो इंजुरी हुआ है मतलब छोटी चोट लगी है ना, अब वो क्या करेगा, जो जिस प्रोसेस से इंजुरी अपना जो इंजुरी है वो रिसील करेगा, उस प्रोसेस का नाम है या एक रैपिड सीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं उसको, या फिर क्या कहते हैं, और सेल्फ सीलिंग, ठीक है, सेल्फ सीलिंग प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्रिगर क्या करता है, मेनली ट्रिगर क्या होता है, यहाँ पे ट्रिगर होता है आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। देखो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल आप दिख रहे हो। अब ये क्या कर रहा है, जब इंजुरी हुआ तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हुआ, जिस कारण टेल जो हाइड्रोफोबिक टेल है इस तरह से आके जुड़ के मतलब जो ये गैप फॉर्मेशन हुआ था इसको बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लो गैप फॉर्मेशन बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो की ट्रिगर पॉइंट होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं। की ट्रिगर क्या कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। और आफ्टर रिपेयर जो सेल मेम्ब्रेन का ना, मैं एक मोटा एक डायग्राम दिया कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह से रहेगा, मतलब बिल्कुल प्लेन रहेगा एकदम। इंजुरी मैक्रो इंजुरी है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब बारी आती है मैक्रो इंजुरी की। मैक्रो इंजुरी में क्या होता है, मैक्रो इंजुरी में जो की ट्रिगर पॉइंट, मैक्रो इंजुरी मतलब बड़ा इंजुरी है। अब देखो मैक्रो इंजुरी में जो की ट्रिगर पॉइंट होता है, की ट्रिगर है वो क्या है हमारा, कैल्शियम सिग्नलिंग। देख लो आप यहाँ पे मैक्रो इंजुरी हुआ, सेल मेम्ब्रेन एकदम हालत खराब है उसको, तो इमरजेंसी सिग्नल पहुंचता है, कैल्शियम ट्रिगर होते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जिस कारण अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने के कारण जो सेल के अंदर वेसिकल्स पाया जाता है ना, सेल के अंदर क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। और जो वेसिकल्स मौजूद होते हैं वो इंजुरी के जो इंज्यूर्ड साइट है उसकी तरफ आ जाएगा। यहाँ पे देख लो जो वेसिकल्स है इंज्यूर्ड साइट की तरफ आ गया। अब इंज्यूर्ड साइट की तरफ आने के बाद वो क्या करते हैं, जो वेसिकल्स है वो पैच बनाने लग जाते हैं। अब देख लो इंज्यूर्ड साइट की तरफ आया और वो पैच की तरफ बनाने लग गया। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैचिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, पैच बनाने लगा तो वो प्रोसेस का नाम है पैचिंग प्रोसेस है। अब नॉर्मल सी बात है, मैक्रो इंजुरी है तो वो इंस्टेंट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और आफ्टर रिपेयर में इस तरह का दिखेगा ये सेल मेम्ब्रेन का, है ना, इस तरफ का दिखेगा ये। अब आपको इंजुरी जो सेल मेम्ब्रेन का इंजुरी है उसके बारे में पढ़ा दिया। क्या था, मैक्रो इंजुरी क्या था, की ट्रिगर क्या कहता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, आफ्टर रिपेयर में पूरा प्लेन रहता है। ठीक है, और जो मैक्रो इंजुरी है वो कैल्शियम जो है आयन का है वो
सिग्नलिंग की वजह से होता है, जिसके कारण जो सेल के अंदर जो वेसिकल्स है वो इंज्यूर्ड साइड पर आने के बाद वो पैच बनाने लग जाते हैं, जिसको हम पैचिंग प्रोसेस कहते हैं। और वो रैपिड नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, और इसका ये स्ट्रक्चर बनता है एट लास्ट में आफ्टर जो रिपेयर होता है। ठीक है, अब आता है अब आपका जो सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है, ठीक है, कि अब जो बेसिक है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, कैसे होता है, क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है, आपको वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आज बस आपको किस मतलब ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्ट, अब जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, अब तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ही पढ़ाएंगे। जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो कितने तरह का होता है, ये आपको आज थोड़ा की इंट्रोडक्शन दे देंगे। अगले पार्ट में आपको जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के जो एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक है, जितने तक हो सके उतना अच्छे से डिटेल पढ़ाएंगे। उसके बाद और पार्ट होंगे जिसमें सारा आपको फिर एट लास्ट में पूरा जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है बेसिक्स से एकदम एडवांस तक आसान लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, है ना। तो अब देखो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन दो तरह का होता है, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब बोलोगे सर ये क्या भाषा बता दी, कुछ को ये भी समझना है एक्टिव क्या पैसिव क्या, मैं बता देता हूँ। दो कंसंट्रेशन पाए जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन, दूसरा होता है लो कंसंट्रेशन। ठीक है, आप अपने पार्क में गए हो कभी, पार्क में झूला होता है, स्लाइड्स नहीं होते हैं, स्लाइड्स ऐसे करके स्लाइड्स पाए जाते हैं, ऐसे स्लाइड्स पाए जाते हैं ना, जिसमें बच्चे आते हैं हुई करके चले जाते हैं ना, स्लाइड्स। तो बेसिकली आप यही समझो ट्रांसपोर्ट जो एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कैसे। मान चलो ये हाई कंसंट्रेशन है, ये हाई पॉइंट है ना, हाई पॉइंट है ये, और ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चा मान के चलो हाई पॉइंट पर आया, अब वो यहाँ से अगर जो स्लाइड करेगा उसको एनर्जी की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, आराम से आ जाएगा नीचे। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने में, हाई पॉइंट से लो पॉइंट में जाने में कोई एनर्जी का खर्चा नहीं हुआ। ठीक है, पैसिव प्रोसेस वही होता है जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, सब्सटेंस, तो उसमें कोई एनर्जी का खर्चा ही नहीं हो रहा है, विदाउट एटीपी। एटीपी यहाँ पे एनर्जी की बात करें, एटीपी तो एनर्जी है ना, सेल का एनर्जी एटीपी होता है। तो विदाउट यूज ऑफ एटीपी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, ये इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव मतलब क्या है, अब बच्चा मान के चलो, अब यहाँ से बच्चा तो आ गया, अब बच्चा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, वो ऊपर उठेंगे, ठीक है, फिर से स्लाइड करें, मतलब पार्क में तो यही होता है, बच्चा फिर से ऊपर स्लाइड करता है। अब जब बच्चा ऊपर उठेगा वो लो से हाई में जाएगा, अब लो से जब हाई में जाएगा, अब वो तो आसानी से जैसे नीचे से ऊपर से नीचे आया था, नीचे से ऊपर तो आराम से नहीं हो सकता। अब वो थोड़ा ताकत लगाएगा, थोड़ा फोर्स लगाएगा, थोड़ा एनर्जी लगाएगा ताकि मैं ऊपर उठ सकूं, है ना। ऊपर उठने के लिए थोड़ा एनर्जी लगेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वही है कि लो से हाई कंसंट्रेशन में जाना विद द यूज ऑफ एटीपी, बस सेल ट्रांसपोर्ट यही है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये देखो क्लासिफिकेशन है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और स्पेशल टाइप्स होते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल होता है, फैसिलिटेटेड होता है, नॉन आयनिक डिफ्यूजन होता है। अब सिंपल में, अब सिंपल डिफ्यूजन दो टाइप्स में, एक लिपिड लेयर में कैसे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है ये देखना है, और एक प्रोटीन लेयर में कैसे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है वो भी देखना है। ठीक है, और स्पेशल टाइप्स में होता है हमारा बल्क फ्लो फिल्ट्रेशन। क्या है ये सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव और स्पेशल। सेकेंडरी एक्टिव में क्या होता है, काउंटर ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट होता है। अब स्पेशल टाइप्स में क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब है सेल बाहर जाना, सेल के बाहर जाना। एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर आना। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में अब होता है, आपने तो पढ़ा है पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग। पिनो का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग। ठीक है, और दूसरा था आपका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो आज मैंने बस इतने तक ही रखा है। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको डिटेल, है ना, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है वो डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।